नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से हम मौजूद हैं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे सीरिया में हो रहे उठापटक की। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी नमस्कार जी सर, आज सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उसकी खबरें काफी चर्चा में हैं और वहां के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, विद्रोहियों ने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने रूस में जाकर के शरण ली है वहां पे। और जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है उस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और इसे एक तरह से प्रॉक्सी वार भी माना जा रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका ने और इजराइल ने सीरिया में जो बमबारी भी की है वहां पे, और न सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि रूस का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर सीरिया में। और लेबनान, टर्की, ये तमाम देश जो है ये जुड़े हुए हैं यहाँ के घटनाक्रम से। सीरिया का जो गृह युद्ध था वो पिछले कई सालों से चल रहा था। अरब क्रांति के बाद से ही यहाँ पर भी गृह युद्ध की लपटें उठी हुई थी और बशर अल असद जिन्होंने सन 2000 में सत्ता संभाली थी, उनको कई बार इसका मुकाबला करना पड़ा था। और देखा जाए तो जो उनके पिता थे हाफिज अल असद, उनके ही समय से ये समस्याएं चल रही थी और एक तरह से तानाशाही का राज था सीरिया में, जिसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया, प्रदर्शन किया और आज वहां पर तख्ता पलट हो गया। लेकिन एक खास बात यह रही कि जो अंतिम प्रयास हुआ तख्ता पलट का वो बहुत जल्दी हो गया। अगर देखें तो 10-15 दिनों में ही वहां तख्ता पलट हो गया जो अंतिम प्रयास था। और इसके बाद से जो तमाम देश है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है सीरिया में जो घटना हो रही है वहां पर, इसका जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर, जो मिडिल ईस्ट है वहां की राजनीति पे, और फिर भारत की राजनीति इससे कैसे जुड़ती है? अमित जी, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो भारत के टीवी चैनलों की जो और जो तमाम जगहों पे जो दिन भर जो आज चलता रहा है कि उसको दिखा रहे हैं, जैसे कि वो आजकल जो एक टेंडेंसी चल गई है कि इजराइल की कहीं पर भी कोई जीत होती है तो उसको लेकर के एज इफ की मतलब भारत की और इसकी जीत हो गई और ये हो गई, और इस तरह से टीवी पर खबरें चलती हैं। तो उसी को उसी तरह से लेकर के चलती रही कि एज इफ इजराइल ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर लिया। ये फैक्ट है कि सीरिया, ईरान, लेबनान, हमास और जैसी संस्थाएं, हिजबुल्लाह, इन सब का एक एक्सेस था जो कि इजराइल के खिलाफ। और जो ईरान के जो साथी जो थे इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई में, सीरिया उसमें सबसे मजबूत एक खंबा था, असद का सीरिया, और हिजबुल्लाह था, हमास था, लेबनान था। और जैसे कि गाजा में उसकी पकड़ थी, सीरिया में पकड़ थी, लेबनान में पकड़ थी, इन सब जगहों पे उनकी पकड़ थी। लेकिन जब साल भर पहले, साल से कुछ ज्यादा पहले, 7 अक्टूबर 2013 में, 2023 में जब तेल अवीव पर हमला किया गया था हमास द्वारा, तो उस समय नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि हम ये तमाम विरोधियों का हम काम तमाम कर देंगे। और तब लोगों ने कहा था कि क्या ऐसा फिजिबल है क्या। लेकिन एक साल के अंदर अंदर हम देख रहे हैं कि ईरान के सारे साथी ये जो है सो इस समय फ्लैट हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। हिजबुल्लाह बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, हमास तो बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका है, और अब असद की सरकार जो सीरिया में थी वो भी तख्ता पलट हो गया है और वहां पर भी दूसरी सरकार आ गई है। तो एक तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये लगता है कि ये तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इजराइल चाहता तो था असद को दबाना, चाहता तो था सीरिया को कमजोर करना, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये एचटीएस जिसने वहां पर 10 दिन के अंदर सत्ता अख्तियार कर लिया, ये इजराइल के लिए बहुत गुड न्यूज नहीं है। समझने वाली बात यह कि एचटीएस है क्या। एचटीएस जो है
जिसका HTS का जो उसका नाम है तहरीर अल शाम। ये जो है ये अल-कायदा का निकला हुआ, अल-कायदा जो कि एक विचारिक बॉडी रही, और अल-कायदा से ISIS निकला, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, और अब उसके बाद ये HTS। और HTS ने सीरिया पे कब्जा कर लिया है। इसके जो नेता हैं इनका नाम है मोहम्मद अल जवालानी। ये तो खुल करके इजराइल के खिलाफ बोलते हैं। तो ये जो सुन्नी जिहादियों की जो एक जमात है, जो अलायंस है, वो आज सीरिया को कब्जा करके बैठ गई। देखिए, बशर अल असद के बारे में हम जो भी कहें, उनके ऑटोक्रेसी के बारे में बात करें, और उनके उन्होंने जो जेनोसाइड्स कैरी आउट किए उसके बारे में बात करें, लेकिन बशर अल असद डेफिनेटली एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट नहीं थे। जो अभी वेस्ट एशिया में जो पिछले कुछ सालों में जो रहा है, खास करके टर्की से यह बात चली है, और जो अरब स्प्रिंग की बात करते हैं, अरब स्प्रिंग में जो कई डिक्टेटर्स, जो अरब स्प्रिंग जो 2013 में जो आया है, 12-13 में जो अरब स्प्रिंग आया है, जो कई डिक्टेटर्स जिनका राजपाट उसमें डूब गया। मेरे पास कुछ नाम भी थे उनके। उसमें एक ज़ैन अल अबदीन बिन अली ऑफ ट्यूनीशिया के, होस्नी मुबारक इजिप्ट के, मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के, अली अब्दुल्ला सालेह यमन के। इसी कड़ी में और सिविल वॉर चलता रहा, और इसी कड़ी में अब जाकर के बशर अल असद की सरकार भी चली। तो लेकिन यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट्स आए हैं, वो रिप्लेसमेंट्स कोई रिफॉर्मिस्ट फोर्सेस नहीं आई हैं, ये इस्लामिस्ट जिहादिस्ट फोर्सेस आई। और ISIS का जो उदय है वो कैसे है, आपको थोड़े पीछे इतिहास से जाना पड़ेगा। जो इराक की जो लड़ाई थी, और इराक के जो नेता थे, जब उनको सद्दाम हुसैन को अमेरिका के खिलाफ अमेरिका ने हमला बोला है, तो वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इराक एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और सद्दाम हुसैन सुन्नी डिक्टेटर थे वहां के। तो उस समय जो खास बात, जैसे जो आज सीरिया में हुआ है, वही बात इराक में भी हुआ था कि ये जो जितने वहां की जो सुन्नी आर्मी जो थी, वो बिना रेजिस्टेंस के चुपचाप अपने घरों में चले गई, अपने अपने हथियार, अपने एमुनिशन लेके अपने अपने घरों में चले गई। कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, सद्दाम हुसैन पकड़े गए, उनका एग्जीक्यूशन हो गया, और वहां पर एक शिया मेजॉरिटी सरकार इराक में बन गई। अब इस शिया मेजॉरिटी सरकार के खिलाफ सुन्नियों को एकमत करता है ISIS। और ये जितने जो सद्दाम हुसैन की जो बाथिस्ट पार्टी जो थी, उसके जो कैडर्स थे, उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया, बगदादी की लीडरशिप में उसको ज्वाइन किया। और ये जो ISIS का जो फुल फॉर्म क्या था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो सीरिया के भी कई इलाकों में उन्होंने कब्जा किया। एक तो उनका दमिश्क नामी शहर है, दूसरा शहर है उनका बेलो, जहां पर उन्होंने कब्जा करके बैठ गए। अब रशिया की मदद से ISI को इन्होंने खदेड़ा, वहां पर तो सब एक हो गए ISI को खदेड़ने के लिए। फिर ISI ठंडा पड़े और सीरिया को सिक्योर किया बशर अल असद ने। अब क्या हुआ कि अब जब इजराइल की लड़ाई चली है गाजा पट्टी को लेकर के, जब इजराइल की लड़ाई चली है, तो फिर से ये फ्लेयर अप हुआ है। और चूंकि ईरान गाजा को लेकर के व्यस्त है और रशिया यूक्रेन वार में व्यस्त है, तो वो सीरिया की मदद के लिए इस बार नहीं आ पाया, और बशर अल असद की सरकार चली गई। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि जो लोग वहां पर सत्ता में इस समय आए हैं, वो लोग जिहादिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, और वो लोग इजराइल के लिए हेडेक बन करके आए।
इजराइल, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इजराइल चाहता तो था कि सीरिया कमजोर पड़े, सीरिया जो है सो ईरान का साथ ना दे, लेकिन इजराइल कभी भी ये नहीं चाहता होगा कि वहां पर आईएसआईएस, अल कायदा का एक आउटफिट आकर के वहां पर सरकार बना ले। इसीलिए मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये बात रखना चाह रहा हूं आपके सामने की जो वहां का वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और आगे इसमें क्या क्या एवोल्यूशन होगा, कौन किसके साथ जाएगा, कहाँ जाएगा, ये देखने वाली बात है। और देखिए, रेवोल्यूशन की आप तस्वीरें तो दिखाते हैं कि रेवोल्यूशन आया, लोग बहुत खुश हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। बांग्लादेश में भी आपने दिखाया था, अभी तक वहां की सरकार स्टेबलाइज नहीं कर पाई। और यहाँ पर भी रेवोल्यूशन हुआ है, लोग आ गए हैं, दमिश्क पर बैठ गए हैं, पैलेस में पकड़ लिया, ये कर, लेकिन सरकार कौन चलाएगा वहां पर, गवर्नेंस कौन करेगा? सीरिया एक बहुत बड़ा देश है, 14 वहां पर गवर्नरेट है, जो 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 प्रांत है वहां पर, उसको पूरा चलाना है। कई हिस्सों में अभी भी असद के लॉयलिस्ट लोग, लॉयलिस्ट पॉपुलेशन रहती है। तो इसको कैसे चलाया जाएगा, कौन चलाएगा, उसको किसकी बैकिंग मिलेगी, उसको कौन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लेकर के आएगा, ये बहुत सारे प्रश्न हैं सामने। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय जो विश्व के सामने है, इजराइल के सामने खास करके है, वो ये है कि सत्ता आखिर में, सत्ता का संचालन किसके हाथ में होगा। और अगर ये जो उनके लीडर हैं मोहम्मद अल ज़वलानी, अगर इनके हाथ में सत्ता का संचालन हुआ तो इट्स वेरी वेरी बैड न्यूज फॉर इजराइल, क्योंकि वो तो खुल के इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, वो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट हैं, और वो इजराइल का विरोध करेंगे, इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है। तो इसीलिए फॉर ए मोमेंट जो इंडियन मीडिया के हमारे साथी जो कूद कूद करके कह रहे हैं कि ये इजराइल की एक और फतह है, एक और फतह, एक और फतह है, तो ऑन द फेस ऑफ इट वो तो एक फतह दिखती है, लेकिन वो बहुत बड़ा सरदर्द इजराइल के लिए आगे चल करके होने वाला। रूस भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, और इसके साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे, जैसे टर्की का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सब की क्या भूमिका है यहाँ पे? देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि टर्की में जो अर्दोगन की जो सरकार है वो तो सपोर्ट करती है आईएसआईएस को, वो तो फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट है, वो तो सपोर्ट करती है। और अब जो है सो आज की तारीख में जो ये 2 महीने जो बचे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब 19 जनवरी को शपथ लेंगे, प्रेसिडेंट हाउस में आएंगे, तो उसके पहले का जो समय है और जो बिडेन साहब का जो एक एजेंडा है, अब ये गाजा का युद्ध मतलब कहता है बेकाबू हो गया है, ये गाजा का युद्ध फैलता जा रहा है, बेकाबू हो गया है, और सीरिया का गिरना बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं थोड़ा आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा, अब सीरिया का नाम आया है तो थोड़ा इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, ये जो था टर्की ऑटोमन खलीफा, वो एक इस्लामिक साम्राज्य था खलीफा का, ऑटोमन एम्पायर जिसको कहते थे टर्की में, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन तुर्क एम्पायर, ठीक है, उनका साम्राज्य था। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब होता है, और वर्ल्ड वॉर 1 और ये सारे सीरिया, इराक, ईरान और तमाम ये देश, टर्की तो था ही, ये सारे उस ऑटोमन एम्पायर के पास थे। और ऑटोमन एम्पायर अपने आप में एक मतलब कि डिस्पाइट वेरी डाइवर्स एथनिसिटी इन दीज एरियाज, वो उनको ठीक ठाक मैनेज करके चला रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 होता है, ऑटोमन एम्पायर जर्मनी का साथ देता है, और उसकी जब और उसके उसमें डिफीट होती है, जर्मनी की डिफीट होती है, ऑटोमन एम्पायर की डिफीट होती है, और ऑटोमन एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट करता है, और अलग अलग जो उनके ये हैं, मतलब जो देश हैं, उनको ये कॉलोनिस्ट अपने आप में बांट लेते हैं। सीरिया फ्रांस के पास चला जाता है, वो फ्रांस का प्रोटेक्टोरेट हो जाता है, और 1945 तक वो फ्रांस के अधीन रहता है। 1945 में जब यूएन बनती है तो वहां पर रिपब्लिक को डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन सीरिया में स्टेबिलिटी नहीं आती है। 1945 से लेकर के 1970 के बीच में कई बार कभी
इजिप्ट के साथ मिल जाना, कभी अलग हट जाना, कई तरह की चीज होती रहती है। और 1971 तक, 1970-71 तक ये सीरिया में एक इंस्टेबिलिटी का दौर बना रहता है। और जबकि मैं आपको और बता दूं कि सीरियन सिविलाइजेशन जो है बहुत पुराना सिविलाइजेशन है। दमिश्क, दमस्कस, दमिश्क, बेरूत, बगदाद, ये सब तो बहुत पुराने, बहुत नामी शहर है। मतलब कि मैंने अर्लीस्ट साइंस ऑफ अर्बन सेंटर्स हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं, कल्चरल सेंटर्स हैं। तो ये सब तो 1970-71 में जो बशर अल असद के पिताजी थे, हफीज अल असद, वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे। उन्होंने कू करके सत्ता को कब्जाया और 1971 से लेकर के वो 29 साल, सन 2000 तक वो सत्ता में रहे और उन्होंने काफी हद तक स्टेबलाइज किया। हालांकि बहुत डिक्टेटोरियल रूल था उनका, लेकिन उन्होंने काफी हद तक स्टेबलाइज किया सीरिया को और एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में। जो चोजन सक्सेसर थे हाफिज अल असद के, वो थे बशरत नहीं, बसेल थे, इनके बड़े भाई। लेकिन उनका 1994 में एक कार एक्सीडेंट पे देहांत हो गया था। उसके बारे में भी कई चर्चे हैं कि वो एक्सीडेंट वाकई था या उनका असैसिनेशन था, क्या था। और सन 2000 में जब देहांत होता है तो उसके बाद फिर इनको पॉलिटिक्स में लाते हैं, बशर अल असद को। बशर अल असद एक आई सर्जन है और वे इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते थे, वहां नौकरी करते थे, काम करते थे, उनको लाया गया। और जब वो यहाँ पर आए हैं, चूंकि इंग्लैंड में रहे, वहां पढ़े लिखे, पाश्चात्य सभ्यता से आए, तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो देश के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लोग कहते हैं कि जब किसी ने उनको कहा था कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ को मिलाने में लोग कहते हैं मेरा हाथ सॉफ्ट है, लेकिन एक्चुअली मैंने वेलवेट का ग्लव्स, साटन वेलवेट का ग्लव्स पहन रखा है, इसलिए सॉफ्ट है। लेकिन उसके अंदर में आयरन फिस्ट है, लोहे का पंजा है उसके अंदर। और उन्होंने विद आयरन हैंड रूल किया। और 2012 के 11-12 के अरब स्प्रिंग के बाद तो उन्होंने और निर्दयता से रूल किया, क्योंकि सर्वाइवल का सवाल था। और शायद वो आगे अभी उनका राज चलता रहता, शायद अभी उनका राज चलता रहता, सिविल वॉर के बावजूद राज चलता रहता, अगर ये इजराइल में गाजा की लड़ाई नहीं हुई होती। और ये जैसे मैंने कहा, लड़ाई वो गाजे से बढ़कर के इतना फैल गई लड़ाई कि जो भी एक्सेस, डिफरेंट एक्सेसेस थे उनके ऊपर आने लगा। उसी का फायदा उठाते हुए ISIS, उसने एक, इजराइल ने एक गुर्गा खोजा जो थोड़ा कमजोर करे असद को। ISIS उसका फायदा उठाया, कहते हैं कि नाक घुसाने की जगह थी, उसने पूरे तंबू पे ही कब्जा कर लिया। तो आज वो पूरे तंबू पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और जो तालिबान ने किया अफगानिस्तान में, फंडामेंटलिज्म, क्या उस तरह का फंडामेंटलिज्म जो इजराइल जो है, सॉरी जो सीरिया जो है, वो काफी वेस्टर्नाइज नेशन माना जाता है। तो क्या औरतों को भी काफी स्वतंत्रता है वहां पर? तो क्या इनके शासन आने के बाद औरतों के साथ क्या व्यवहार होगा? क्या जैसे तालिबानियों ने व्यवहार किया उस तरह का व्यवहार होगा, उस प्रकार का व्यवहार होगा? वहां बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होगा? शियाओं के साथ क्या व्यवहार होगा? मुसलमानों में शिया कम्युनिटी वहां काफी नंबर में, उनके साथ क्या व्यवहार होगा? ये बहुत सारे बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, क्योंकि जो लोग वहां पर विद्रोह को लीड करके वहां पर आए हैं और कल सत्ता ग्रहण करेंगे, वो नॉन टेरर ग्रुप्स हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, और जिनको लेकर के विश्व काफी हद तक परेशान रहा है। इसीलिए विश्व के लोगों की, लीडर्स की चिंताएं बहुत है। शुरू में तो हुआ कि असद की सरकार गिर गई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सरकार गिर गई। और हुआ क्या है कि जो असद की भी जो आर्मी जो थी वो सुन्नी आर्मी थी, उन लोगों ने भी रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि सामने वाली आर्मी भी जो सुन्नी आर्मी थी वो उन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर लिया। अब आगे चल करके ये जो सुन्नी जिहादिस्ट, सुन्नी फंडामेंटलिस्ट की जो फौज है वहां पर, वो वहां के माइनॉरिटीज के साथ, वहां की महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगी, ये देखने वाली बात। और इसको लेकर के विश्व की चिंताएं।
जी। अमेरिका की क्या भूमिका अब आप देख रहे हैं? अमेरिका भी वहाँ काफी एक्टिव रहा है। और अमेरिका की भूमिका तो जब मेरे ख्याल से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे उसके बाद ही अमेरिका की भूमिका तय होगी। और अमेरिका एक इस पर कहते हैं ना, एक कोई इंडिविजुअल वेस्ट एशिया को लेकर के एक बड़ा डिसीजन लेगा। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि इसराइल को वो जो है सो अभी भी सीरिया के अंदर इसराइल यूएस के करीब 1000 सिपाही हैं, लेकिन आगे चल करके अमेरिका इस पर एक टोटालिटी में जो भी डिसीजन होगा लेगा। वो चाहेगा कि ये युद्ध खत्म हो और इसराइल इस युद्ध को खत्म करे। और आपको इसराइल भी सीरिया से सटता है, उसका बॉर्डर भी सीरिया, गोलन हाइट्स। तो वहां इसराइल इसको भी तरह की चिंतित है ना कि उसका बॉर्डर उससे मिलता है। ये भी इसराइल की चिंता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका तो करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यहाँ रूस को है। एंड होपफुली डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि पुतिन साहब के दोस्त हैं, वो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम कराएंगे, क्योंकि वो रूस के जो इंटरेस्ट हैं सीरिया में, मेरे ख्याल से वो उनको रिटेन करना चाहेगा। और इसलिए मैंने कहा ना, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सीरिया को लेकर के। और उस पे वो इस समय कॉकपिट, जहां मुर्गों की लड़ाई होती है, कॉकपिट, तो कहते हैं वो इस समय वेस्ट एशिया का कॉकपिट बना हुआ है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में लोग कहते थे उसके बारे में, सर्बिया के बारे में और बेल्जियम के बारे में, कि कॉकपिट ऑफ यूरोप बना हुआ था, सारी लड़ाइयाँ वहां होती थी। उसी तरह से सीरिया जो इस समय वेस्ट एशिया का कॉकपिट बना हुआ है। और यहाँ पर आगे अभी तो बस कहानी, अब एक स्टेबल सरकार चली गई है, अब एक इनस्टेबिलिटी का दौर वहां शुरू होगा, काफी उठापटक होगी। क्या चीजें निकल करके आती हैं ये समय बताएगा। लेकिन रशिया और अमेरिका दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट तो करना चाहेंगे। जी। भारत ने हालांकि अभी तक तो अपने आप को न्यूट्रल रखा है तमाम चीजों से। हालांकि लेकिन बशर अल असद के साथ भारत के रिश्ते भी काफी बढ़िया थे, ठीक ठाक थे। ऐसे में जब देखिए बशर अल असद, जब मैंने कहा अपने देश के अंदर जो भी उनकी डिक्टेटरशिप थी, जो भी, लेकिन वो फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। और जब वो जब हुआ था 9/11 जब हुआ था, और जब इन्होंने ट्विन टावर्स वगैरह आया था, तो बशर अल असद ने कहा था कि अब आप समझते हैं कि मेरे पिताजी इन फंडामेंटलिस्ट का विरोध क्यों करते थे। तो बशर अल असद में वो क्लैरिटी बहुत थी कि वो फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, वो जिहादिस्ट नहीं थे। तो उनके जाने से भारत, इसलिए भारत की उनसे मित्रता थी, और उनके जाने से भारत में तो चिंता होना लाजमी है, लाजमी है, क्योंकि स्वाभाविक है। क्योंकि जो यहाँ पे जो जिहादिस्ट फोर्सेस जो भारत में एक्टिव है, उनको कहीं ना कहीं अलकायदा कनेक्शन भी उनका होता है, आईएस। आपको याद होगा कि एक जमाने में कई लोग यहाँ से भारत से आईएसआईएस के लिए रिक्रूट होकर के गए थे, कई लोग। बिल्कुल। तो वो चिंताएं हैं। और वो तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं थी। ये तो अब यहाँ तो गवर्नमेंट जो बनेगी तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनेगी। तो भारत की चिंताएं तो बिल्कुल लाजमी है कि, और सीरिया में क्या होता है, अभी तो भारत ने ये कहा है कि भाई जो भी सत्ता का हस्तांतरण हो पीसफुली हो जाए। लेकिन देखें आगे चल करके क्या होता है। लेकिन भारत, जैसे मैंने कहा कि इजराइल के लिए भी, भारत के लिए भी, दोनों के लिए चिंताएं हैं, क्योंकि जिहादिस्ट फंडामेंटलिस्ट की जो टारगेटेड कंट्रीज जो है, उसमें इन दोनों का नाम काफी ऊपर आता है। जी। तो ऐसा माना भी जा रहा है कि अभी वहां पर जो कई लोग समझ रहे हैं कि गृह युद्ध जो है वह समाप्त हो गया, सिविल वॉर समाप्त हो गई बशर अल असद के तख्तापलट के साथ। लेकिन सच्चाई ये है कि जस्ट ये एक अध्याय है, और नए अध्याय की शुरुआत शायद हुई है यहाँ से, जिसके अपने अलग समीकरण रहेंगे। और भारत या हो या इजराइल हो या जो भी इस तरह के जो फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, जहां जहां नुकसान पहुंचा सकती है, वहां अलग तरह की चिंताएं वहां खड़ी हो रही हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस सीरिया विवाद को पर इतने विस्तार से जानकारी दी। उसके तमाम जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, जो तमाम आयाम थे, उनके बारे में बताया, इसके प्रभाव वहां
क्या पढ़ेंगे वहाँ की राजनीति के साथ साथ पूरे विश्व की राजनीति पर, इस पर आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट जरूर करें। हमें बताएं कि आप और किन मुद्दों पर बातचीत सुनना चाहते हैं, हम उन पर जरूर बात करेंगे। सर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।